अर्थ अगेन। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए, जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए, फेंका जाए और वह कभी, और वह कभी लौट कर ना आए, लौट कर, लौट कर ना आए, यानी ना आए। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई इतना तेज फेंक दो कि कभी लौट ही नहीं, चली गई पृथ्वी से बाहर। ऐसी किसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग का मतलब है कि द मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी वस्तु को फेंके और वो पृथ्वी पर लौटे ना। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पहली बात आप मुझे बताइए कहां फेंके? सीधा फेंके, किसी एंगल पे, किसी कोण पर फेंके, या ऊपर फेंके? न्यूनतम वेग जो आपने नापा है वो किस तरफ नापा है? क्या आपको सीधा फेंकना चाहिए कि किसी कोण पर फेंकना चाहिए, या फिर ऊपर फेंके? किस तरफ फेंके कि वस्तु कभी लौटे ना, ये हम जानना चाहते हैं। एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग किस जगह पे नापी गई है? सामने नापी गई है, या ऊपर नापी गई है, किसी कोण पर नापी गई? ये मेरा पहला सवाल है। आपको बताना है कि भैया जी किस इसके नापी गई, मतलब किस तरफ फेंकी जाए कि वो कभी लौटे ना। ये हमसे बात पूछी गई है। कहने का मतलब यह प्रक्षेपित कोण पर निर्भर नहीं करती, प्रक्षेपित कोण पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। कहने का मतलब है कि भैया जी ये एंगल पे निर्भर नहीं करती। बेटा एंगल पे निर्भर नहीं करती। एक बात सिंपल समझ लो, चाहे आप सीधे फेंको, चाहे ऊपर फेंको, चाहे आप ऐसे फेंको, सबके लिए पलायन वेग समान है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में, इसके कोण में कभी भी एंगल नाम की चीज नहीं आती। आगे चल के आप फॉर्मूला पढ़ोगे इसका, और वो फॉर्मूला होगा v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gm/r, और आप देखोगे उसमें कहीं पर भी थीटा नाम की कोई बात नहीं है, यानी थीटा पर ये निर्भर ही नहीं करता। आप इसको कैसे भी फेंकोगे ये हमेशा निकल कर आएगा। यानी आप किसी भी फेंको, सामने फेंकोगे तब भी पलायन वेग उतना है, ऊपर फेंकोगे तब भी उतना है, और सीधा ऊपर फेंकोगे तब भी एस के वेलोसिटी उतनी है। यानी पलायन वेग इस बात पर निर्भर नहीं करता। दूसरी बात, और क्या चीज है? दूसरी बात, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन, अर्थ इज, यानी पृथ्वी का वक्र नहीं माना गया है, मतलब माना गया, तभी जाके आप पलायन वेग पढ़ेंगे। तो हमने कहा ये पहली बात तो प्रक्षेपित कोण पर निर्भर नहीं करता, किस कोण पर आप इस वस्तु को खींचकर चल रहे हैं। बात सिंपल सी है। तो भैया जी इतनी वैल्यू निकल कर आती है जिसके बारे में हम पलायन वेग लिखते हैं। चलिए जी सिंपल सी बात है, पलायन वेग लिखते हैं। बेटा मेरे से कुछ नहीं होता करण चौधरी, करियर वेल में ऑफिस में कोई होता ही नहीं है, तो अगर बोल दूंगा अगर लगनी होगी क्लास लग जाएगी। चलिए जी, तो मान लीजिए कि भाई मेरे पास ये पृथ्वी है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं मानोगे तो मत मानो बेटा, मेरा क्या है, बट आपको मानना चाहिए। मान लेता हूँ बेटा ये पृथ्वी है, ठीक है जी। अब आप पृथ्वी के चारों तरफ कोई वस्तु फेंकना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर आपने एक तोप का गोला फेंका। क्या फेंका बेटा? तोप का गोला। क्या फेंका बेटा? तोप से। ये तोप बनी हुई है, तोप से आपने कोई गोला फेंका। मेरी बात को ध्यान से समझना, हम तोप से फेंक रहे हैं, तोप से सीधा फेंक रहे हैं। चलो जी, अगर बेटा सीधे फेंकेंगे तो हम ये समझेंगे कि अगर मैं सीधा फेंकूंगा तो हो सकता है अगले वाले घर में गिर पड़े, और ज्यादा फेंकेंगे तो अगले वाले घर में पड़े, और ज्यादा फेंकेंगे तो अगले वाले घर में। इतना तेज फेंक दे कि पृथ्वी से कभी लौटे ही ना, वो वाली हाल है। जरा जानते हैं कि हम पृथ्वी से कितने कितने पे फेंके और क्या क्या स्थिति में फेंकेंगे जब हम बात करते हैं। पहली चीज, पहली बात, अगर आपका वेग अंडर रूट जी से कम है, कितना? अंडर रूट जी से कम है। अंडर रूट जी का मान मैं आपको बता दूं कितना होता है बच्चों। अंडर रूट जी का मान होता है 7.96 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप 7.96 किलोमीटर पर सेकंड से कम फेंकते हैं तो क्या होगा? तो बच्चों अगर आप 7.96 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकते हो तो वो चीज क्या करेगी? वो चीज थोड़ी दूर पर जाने के बाद अपने आप गिर पड़ेगी। और ये जो पहली बात है वो है, ये जो पहली चीज है वो है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं मानोगे तो मत मानो बेटा, मेरा क्या है, बट आपको मानना चाहिए। मान लेता हूं बेटा ये पृथ्वी है, ठीक है जी। अब आप पृथ्वी के चारों तरफ कोई वस्तु फेंकना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए मेरे भाई, यहां पर आपने एक तोप का गोला फेंका। क्या फेंका बेटा? तोप का गोला। क्या फेंका बेटा? तोप से। ये तोप बनी हुई है, तोप से आपने कोई गोला फेंका। मेरी बात को ध्यान से समझना, हम तोप से फेंक रहे हैं, तोप से सीधा फेंक रहे हैं। चलो जी, अगर बेटा सीधे फेंकेंगे तो हम ये समझेंगे कि अगर मैं सीधा फेंकूंगा तो हो सकता है अगले वाले घर में गिर पड़े, और ज्यादा फेंकेंगे तो अगले वाले घर में पड़े, और ज्यादा फेंकेंगे तो अगले वाले घर में। इतना तेज फेंक दे कि पृथ्वी से कभी लौटे ही ना, वो वाली हाल है। जरा जानते हैं कि हम पृथ्वी से कितने कितने पे फेंके और क्या क्या स्थिति में फेंकेंगे जब हम बात करते हैं। पहली चीज, पहली बात, अगर आपका वेग अंडर रूट जी से कम है, कितना? अंडर रूट जी से कम है। अंडर रूट जी का मान मैं आपको बता दूं कितना होता है बच्चों। अंडर रूट जी का मान होता है 7.96 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप 7.96 किलोमीटर पर सेकंड से कम फेंकते हैं तो क्या होगा? तो बच्चों अगर आप 7.96 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकते हो तो वो चीज क्या करेगी? वो चीज थोड़ी दूर पर जाने के बाद अपने आप गिर पड़ेगी। और ये जो पहली बात है वो है, ये जो पहली चीज है वो है आपकी, अगर आप 7.96 से कम से फेंकते। हाँ जी भैया जी, सर आवाज कट रही है, ठीक है, बता देना अगर आवाज कट रही हो तो, ठीक है। आवाज फ्रेश नहीं आ रही है, साउंड में वॉल्यूम खींच के चला है, सबको दिक्कत है। एक सेकंड को, सबको दिक्कत है वॉइस में, बट क्योंकि क्या होता है ना, कनेक्शन है ना, तो हो जाता है, आप परेशान मत होइए, ठीक है।
तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो आपने किसी चीज़ को फेंका और अगर आपने किसी चीज़ को फेंका तो अगर आप इसको 7.96 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो वो आगे जाके क्या करेगा, पृथ्वी पे जाके गिर पड़ेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, ये पृथ्वी पर जाकर गिर पड़ेगा अगर आप इस वेग से फेंकते तो। आपने कहा सर जी अब मैं फेंकना चाहता हूँ कितने से, अब मैं फेंकना चाहता हूँ 7.96 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा से। अगर आपका वेग 7.96 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो, अगर आपका वेग 7.96 किलोमीटर ऐसे लिखते हैं, अगर आपका वेग अंडर रूट जी आर से ज़्यादा हो और आपका वेग अंडर रूट 2 GR से कम पर हो। मैं आपको दोनों का मतलब बता रहा हूँ क्या क्या है। अंडर रूट 2 GR का मतलब होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से रखते हैं और अगर आप 7.96 किलोमीटर पर सेकंड से कम से रखते हैं, तो अगर आप इन दोनों के बीच में फेंकते हैं तो रास्ता कैसा होगा बच्चों, बात लेकर चलूं तो ऐसे केस में क्या बनाएगा, ये सर्कुलर लूप बनाएगा। यानी ये क्या बनाएगा, सर्कुलर लूप बनाएगा, यानी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाएगा। सर्कुलर लूप बनाएगा यानी क्या बनाएगा बच्चों, वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाएगा। तो मेरे भाई वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाएगा और ये पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाएगा। एक बात समझो, अगर आप किसी चीज को 7.96 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा से फेंकते हो, सॉरी 7.96 से ज्यादा से और 11 से कम से फेंकते हो, तो वो हमेशा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। और किस तरीके से चक्कर लगाएगा अगर मैं बात लेकर चलूं तो आप ये पाओगे कि अगर मैं इसको फेंकूंगा तो आप पाओगे कि उसकी जो वेग होगा वो इस तरीके से चक्कर लगाएगा और इस तरीके से वो पृथ्वी की चारों तरफ सर्कल में घूमेगा। किसमें घूमेगा, वृत्त में घूमेगा। किसमें घूमेगा, वृत्त में बच्चों घूमेगा। वृत्त में क्या होगा बच्चों, चक्कर लगाएगा। तो अगर आप इस चीज को इससे फेंकते हैं तो इसकी सिचुएशन ये होगी, यानी वो पृथ्वी की चारों तरफ वृत्त में चक्कर लगाएगा। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो वृत्त में क्या लगाएगा बच्चों, चक्कर लगाएगा। वृत्त में क्या लगाएगा बेटा, चक्कर लगाएगा। तो दूसरा रास्ता जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो दूसरा रास्ता है मेरे भाई, दूसरा रास्ता दूसरे में वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाएगा। तो अगर आपको पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना है तो कितने से फेंकना चाहिए, 7.96 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा से और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम से फेंकना चाहिए, तभी चक्कर लगाएगा। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के चारों तरफ जितने भी, पृथ्वी के चारों तरफ जितने भी सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं, जितने भी उपग्रह चक्कर लगाते हैं, वो सब पृथ्वी से बाहर तो जाते नहीं है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना, यानी किसमें चक्कर लगाते होंगे, चला दे यार, बाद में तू नाटक कर चलाऊंगी, रही हो। थोड़ा सा। बाद में चलाऊं, बाद में। अगर आपको पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगवाना है तो कितने से फेंकना चाहिए, 7.96 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा से और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम से फेंकना चाहिए, तभी चक्कर लगाएगा। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के चारों तरफ जितने भी, पृथ्वी के चारों तरफ जितने भी सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं, जितने भी उपग्रह चक्कर लगाते हैं, वो सब पृथ्वी से बाहर तो जाते नहीं है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना, यानी किसमें चक्कर लगाते होंगे। मैंने थोड़ा सा आपको पहले मैं ये वाला केस बता देता यार, मैं पहले अलग अलग केस बताया तो ज़्यादा सही रहता। मैंने आपको दोनों केस एक ही मर्ज कर दिया। एक सेकंड रुकना, आप अभी इतना समझ लो। दूसरा केस जो है ना, आप बस ये समझ लो v का मान कितना कर दिया, एक एक करके बताता हूँ। अंडर रूट जी आर कर दिया। अंडर रूट जी आर का मतलब होता है 7.96 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप इतने से फेंकते हो तो ये क्या कराएगा, वृत्तीय लूप में चक्कर लगाएगा, यानी सर्कुलर लूप में चक्कर लगाएगा। किसमें, वृत्तीय लूप में चक्कर लगाएगा। कोई बात नहीं, हम एक करके और पढ़ा देंगे वरना मिक्स हो जाएंगे, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ। तो आप ये समझिएगा वृत्तीय लूप में चक्कर लगाएगा। तो अगर आप 7.96 से फेंकोगे तो पृथ्वी के चारों तरफ क्या होगा, चक्कर लगाएगा। अब मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आप पृथ्वी से, अगर आप और ज्यादा पृथ्वी से तेज घुमाते हैं, आपने कहा कि सर जी मैं 7.96 से ज्यादा से घुमाऊं फेंकूं, और अगर मैं अपना वेग अंडर रूट 2 GR से ज्यादा से फेंकूं, यानी कितने से, अंडर रूट 2 GR से कम। अंडर रूट GR से अगर आप ज्यादा से फेंकते हैं तो अगर आप 7.96 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा से फेंकते हैं, अब ये वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, और अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम से फेंकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब आप इसके अंदर चक्कर लगाएंगे तो ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर तो लगाएगा, लेकिन अब इसका पाथ कैसा होगा, इसका रास्ता कैसा होगा, अब इसका रास्ता होगा इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल का मतलब होता है दीर्घ वृत्ताकार, और ये कैसे चक्कर लगाएगा, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ होगा, यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। मेरी बात को समझना, ये कैसा पथ होगा, दीर्घ वृत्ताकार होगा, दीर्घ वृत्ताकार होगा। मेरी बात समझे, जितने भी उपग्रह चक्कर लगाते हैं वो हमेशा 7.96 से ज्यादा से और हमेशा 11.2 से हमेशा कम से फेंके जाते हैं, और जितने भी उपग्रह हैं वो हमेशा इनके बीच में ही फेंके जाते हैं। सीधी सी बात, हमेशा इनके बीच में ही फेंके जाते हैं और कभी फेंके ही नहीं जा सकते। समझ में आ रही, तो आप ये समझिएगा कि ये हमेशा और हमेशा तीसरा पथ है, और तीसरे में हमेशा और हमेशा ये है। अब आपने कहा नहीं सर जी मैं तो और तेज फेंकूंगा, अगर आपने और तेज फेंक दिया, आप नहीं माने, और आपने कितने से फेंक दिया, आपने फेंक दिया v बराबर अंडर रूट में 2 GR से। 2 GR का मतलब होता है कि आपने इसको फेंक दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से। तो अगर ऐसा केस कर दोगे, 11.2 केस से फेंक दोगे, तो मेरे भाई अब की बार ये पृथ्वी पर न लौटकर पृथ्वी से बाहर चला जाएगा। और चौथा रास्ता क्या होगा, ये होगा, और इसी को फिजिक्स में क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग का कॉन्सेप्ट यानी एस्केप वेलोसिटी का मतलब किसी चीज को फेंका जाए और वो पृथ्वी पर कभी लौट कर ही ना आए, यानी अगर मैं बात लेकर चलूं तो वो पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा, यानी वो इट एस्केप्स द अर्थ। और यही वास्तविकता में तरीका है, इट एस्केप्स अर्थ, यानी कहने का मतलब ये हुआ यह पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा, यह पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा, पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा। आप मुझे एक बात बताना बेटा, निकल जाएगा, आप मुझे एक बात बताना, क्या आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं या आज तक आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर फॉर्मूले बताकर आगे निकल गए हैं? क्या आपको पूरा कॉन्सेप्ट आज तक समझाया है पलायन वेग का? एस्केप वेलोसिटी का वास्तविकता में ये कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से फेंके जाते हैं। जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं वो हमेशा और हमेशा 7.96 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा से और हमेशा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम से ही फेंके जाते हैं, और हमेशा इनके बीच में ही इनकी लॉन्चिंग होती है। अगर आप 11.2 से फेंक दोगे तो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा और पृथ्वी से बाहर ही चला जाएगा, और इस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग कहते हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत समझने में तो आप मुझे बता सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, इस तरीके से लिखकर चलते हैं। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई? तो मुझे एक बार समझा दो कि हाँ बात आपको क्लियर हुई। चलिए, स्कूल में तो कुछ नहीं पढ़ते थे, स्कूल में नहीं, आपने कभी कोचिंग वोचिंग पढ़ी हो, किसने पढ़ाया हो? ठीक है,
नहीं बेटा, सर्कुलर लूप में नहीं चलते कोई भी सैटेलाइट, क्योंकि अगर आप पृथ्वी से घुमाओगे तो 7.96 हालांकि होता तो है, लेकिन अगर 7.96 से फेंकोगे तो वो सर्कुलर लूप में घूमेगा, लेकिन उसमें पृथ्वी पर गिरने का ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि ये मिनिमम वेलोसिटी है, इसलिए वो इसमें चक्कर नहीं लगाते हैं। चलिए जी, अब हम आते हैं फॉर्मूले पर। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। अगर आपने पृथ्वी से किसी चीज़ को बाहर फेंका है, यानी वो पृथ्वी से बाहर जा रहा है, अगर वो पृथ्वी से बाहर जा रहा है, तो अब एक बार हाँ, सब लोग बस फॉर्मूले ही बताते हैं यार, किसी को कॉन्सेप्ट से ना तो मुझे पता कि भैया किसी को कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है, बट मैं इतना जरूर बता देता हूँ कि भाई आपको अगर बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल एबीसीडी से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो मैं आपको बता के चल सकता हूँ, बाकी तो मुझे पता नहीं यार कि क्या है क्या नहीं है। सर एक चैप्टर वन शॉट ले लो, वन शॉट ले लूँ यार, है ना, वन शॉट ले लूँ। तो हमें इतनी सी बात सिंपल सी समझ में आती है कि इसका मतलब क्या होगा, ये होगा। चलो जी, एस के वेलोसिटी पलायन वेग देखते हैं। चलिए, अगर आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो उसके अंदर जब वो ऊंचाई पर जाएगा, मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्थैतिक ऊर्जा आएगी, और स्थैतिक ऊर्जा आएगी कहाँ से? क्या हुआ अर्पित सिंह सर, आपकी बुराई कर रहे थे कुछ स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, ठीक है यार। देखो यार, बुराई और अच्छाई तो चलती रहेगी। एक बात हमेशा समझो कि कोई सबके लिए ना तो अच्छा हो सकता है, कोई नहीं सबके लिए बुरा हो सकता है, इस बात को समझो। अगर मान लो मेरी कोई बुराई कर, वैसे तो मेरी बुराई नहीं करते हैं लोग, लेकिन अगर कोई बुराई, अच्छाई तो चलती रहती है यार। खुश किससे है? सिर्फ नीरज सर एक ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया खुश है, और बाकी ये समझ दिल में पढ़ाता हूँ सारी चीज़ें ना, न्यूमेरिकल डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले लिखा के खत्म कर, सबके अपने। मेरा तो बस इतना हिसाब किताब है, बाकी मिल रहा है। ठीक है जी। फिर मैं देखो अभी ऑफलाइन हमने आपसे ये बात कही कि हम किसी चीज को फेंक रहे हैं। अब समझो, अगर हम काइनेटिक एनर्जी देंगे तभी तो, अब आप समझो, हम काइनेटिक एनर्जी देंगे तभी तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो अगर किसी चीज में ऊंचाई मिल रही है, हाइट मिल रही है, ऊंचाई मिल रही है, तो गतिज ऊर्जा से ही तो मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा को स्थैतिक ऊर्जा में बदल देते हैं, और गतिज ऊर्जा हो गई ये, और स्थैतिक ऊर्जा का फॉर्मुला होता है Gmm/r होता है। मैं आपको बता दूंगा क्यों है Gmm/r होता है, अभी आप बस पढ़कर चलो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, छोड़ो छोड़ो यार, ठीक है, बस करो तनु वर्मा, ठीक है, बस करो बस करो बस करो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऑफलाइन में तो अभी कोई नहीं आने वाला, ठीक है। अच्छा ठीक है शिवम रावत, नहीं कर रहा कोई बुराई, क्यों इतना भावुक हो रहे हो? ठीक है, चलो समझो, एम से एम काट दिया बेटा, और एम से एम काट देंगे तो हम कहेंगे तो वीई स्क्वायर का फॉर्मुला कितना निकलेगा, अगर बात लेकर चलूं तो वो निकलेगा 2gm/r। 2gm/r निकलेगा तो वीई का बराबर कितना निकलेगा, अंडर रूट में ये निकलेगा 2gm/r निकलेगा, और r को हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस h लिख सकते हैं। बच्चों मैं आज आपको एक चीज और बताने वाला हूं, जो चीज किसी ने नहीं बताई होगी, ना ही किसी को पता होगी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं लोगों को नहीं पता होगी। आप मुझे एक बात बता के चलो, आप मुझे एक बात बता के चलो, नहीं बेटा लकी यादव मैं नहीं आऊंगा उसमें, ऑफलाइन में नहीं आऊंगा, ठीक है, ऑफलाइन मैंने छोड़ दिया बेटा। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो आप ये समझिएगा कि हम किसी चीज को फेंकते हैं तो हमसे बोला गया h, और एक बात बहुत सरल सी समझ के चलिएगा, एक बात सरल सी समझ के चलिएगा। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ क्या पलायन वेग हाइट पे डिपेंड करता है? आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से फेंक रहा हूं तो 11.2 है, अगर मैं 10 किलोमीटर ऊपर से फेंकूं तो क्या 11.2 होगा, या 11.2 से कम होगा, या 11.2 से ज्यादा होगा? क्या एस के वेलोसिटी हाइट पे डिपेंड करती है? आप मुझे बता दीजिए कि हाइट पे डिपेंड करती है। बेटा मेरा नंबर है 8109723250, इतनी सी बात है, आप ये समझिएगा। तो इसका फॉर्मुला कितना होता है, r प्लस h होता है। बच्चे मुझे एक बात बता, ये फॉर्मुला लिखा, तो अगर मैं बात लेकर चलूं v का फॉर्मुला क्या है, अंडर रूट में 2gm/r, तो ये h पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर मैं बोल दूं कि h की वैल्यू 0 ही है, यानी आप पृथ्वी के धरातल से बात करते हैं, तो अगर आप पृथ्वी के धरातल से निकालेंगे कितना निकलेगा, तो सरफेस पर यानी पृथ्वी के धरातल पर पलायन वेग का मान निकलेगा अंडर रूट में 2gm/r। और अगर मेरे भाई अगर आप इसमें सारे फॉर्मूले डाल दोगे तो पृथ्वी के लिए निकल कर आएगा ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और इसी कारण से पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर आप पृथ्वी से बाहर कोई भी चीज फेंकना चाहते हैं तो आपको कम से कम 11.2 चाहिए। अगर आप 11.2 से कम से फेंकोगे तो पृथ्वी से बाहर कभी जाएगी ही नहीं, पृथ्वी से बाहर जाएगी नहीं। और दूसरी बात, ये ऊंचाई पर डिपेंड करती है। कोई आपसे कुछ भी बोले, कैसा भी बोलता रहे, ये मैं आपको बता दूं 99% लोगों को नहीं पता होगा कि एस्केप वेलोसिटी हाइट पर डिपेंड करती है कि नहीं करती। मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूं, आप पूछ के देखना अपने दोस्तों से। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो भैया जी सिर्फ पृथ्वी की सतह से नापोगे तो ये वैल्यू कितनी निकलेगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड निकलेगी, एंड दैट इज द वैल्यू जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलो भैया जी। हाँ जी लेफ्टिनेंट सक्षम सर, मैं 12th अपीयरिंग तो 12th के 2 चैप्टर्स कराओगे वो बोर्ड्स के लिए एनएफ हो गए? नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो यार, यहाँ का कंटेंट 12th के लिए कैसे, बोर्ड के लिए कैसे एनएफ होगा यार, वो बिल्कुल अलग चीज़ है यार। चलिए जी, हम अगर बात लेकर चलें तो इसमें क्या बताऊं यार, ये तो अलग बात है। तो हम ये कह के चलेंगे इसकी वैल्यू क्या निकली, ये निकल कर आई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पलायन वेग का फॉर्मुला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका फॉर्मुला ये है। अब बच्चे मुझे एक बात बता, तो पहला फॉर्मुला हमने एस के वेलोसिटी का लिखा अंडर रूट में 2gm/r। एक बात बताओ, अगर आप जीएम की जगह जीआर स्क्वायर रख दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप याद करो, हमने जी का फॉर्मुला Gm/r स्क्वायर भी लिखा था, और यहां से आप लिख सकते हैं कि Gm बराबर GR स्क्वायर होता है। अगर आप यहाँ GR स्क्वायर रख देंगे तो VE के हमारे पास दो फॉर्मुले बन जाएंगे, एक फॉर्मुला बना अंडर रूट में 2gm/r, और एक फॉर्मुला हमारे पास क्या बना, अंडर रूट में 2gr। दो फॉर्मुले निकल कर आए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मुले हैं पलायन वेग के, एक ये वाला और एक ये वाला। किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सबका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली चीज में पलायन वेग में एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता, ये नहीं करता मास पर।
देखो इस वाले फॉर्मूले में जो कैपिटल एम है ये है मास ऑफ प्लेनेट यानी ग्रह का द्रव्यमान, या बॉडी का मास तो है नहीं। तो अगर आप 1 किलोग्राम की चीज फेंकोगे तब भी 11.2 चाहिए, 1000 किलो की फेंकोगे तब भी 11.2 चाहिए, 1 लाख किलो की फेंकोगे तब भी 11.2 चाहिए। यानी कहने का मतलब है जो चीज आप फेंक रहे हो उसके द्रव्यमान पर, उसके मास पर ये फॉर्मूला डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है? बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, यानी सॉरी प्लेनेट के मास पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नीचे तो रेडियस है ही, सिंपल सी बात है। आप मुझे बताइए, किसी को कुछ दिक्कत हो, पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि दोनों फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। एक फॉर्मूला है अंडर रूट का 2gm/r, एक फॉर्मूला है अंडर रूट का 2gr। सीधी सी बात है, बताओ मुझे क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? बोलो भैया जी, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता के चलो, नहीं तो मैं आगे चलूं। ना हुआ 2gm/r, दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपने लिखा वी बराबर अंडर रूट में 2 इंटू जी आर। ये फॉर्मूले में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी ठीक है। बच्चे मुझे एक बात बताना, अगर मैं आपसे बात करूं ये अंडर रूट 2gr कैसे आया है, तो आपको ये बात पता है कि सर ये कैसे आया है? हमने जीएम की जगह क्या रख दिया है? हमने जीएम की जगह GR² रख दिया है। ये बात भी हमें पता है, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। क्या हुआ, ऑफलाइन क्यों छोड़ दिया? कुछ ऐसे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम मतलब इशू है ऐसे वैसे को लेकर इस चीज़ से। MGR का वैल्यू कितना रखा जाएगा? अरे यार तुम क्या कर रहे हो विकास सिंह? यार बता चुका हूँ लेकिन फिर से यार तुम नहीं मान रहे हो। मैं बता देता हूँ भैया, कैपिटल जी की वैल्यू यार तुम लोग क्या करते हो? मतलब तुम लोग क्या पुराने कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। देखो यार पुराने लेक्चर है उसमें। एम की वैल्यू भी बताइए 4.97 इंटू 10⁻24। हालांकि आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी रखने की। इसके अलावा आर की वैल्यू की बात करें तो रेडियस होता है बेटा 6400 किलोमीटर। बीच में से लेक्चर मत देखो, मेरा आपसे आग्रह है प्लीज, बीच में से क्लासेस मत देखा करो, स्टार्टिंग से लेक्चर देखना स्टार्ट किया करो। इसलिए हमेशा बोलता हूँ पहले बैकलॉग कंप्लीट करो, उसके बाद ही करंट लेक्चर पे आया करो। चलिए ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं, ये एक बात मुझे बताना, क्या मैं इस बात को नहीं जानता, क्या मैं इस बात को नहीं जानता मेरे भाई कि मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी? क्या आप नहीं जानते? इसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कहते हैं। हिंदी वालों के लिए हम लिख सकते हैं द्रव्यमान बराबर कितना होता है बेटा? आयतन गुणा घनत्व होता है। ये बात जानते हो आप? आयतन गुणा घनत्व होता है। और अगर आप ये बात जानते हो तो मुझे एक बात बताना, क्या हम एम का फॉर्मूला आयतन को पृथ्वी का आयतन लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं 4/3 इंटू पाई आर क्यूब लिख सकते हो? लिखना भी चाहिए भाई, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि भैया जी एम को आप ऐसे लिख सकते हैं। इस एम में बदल दें तो पलायन वेग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो क्या इसका फॉर्मूला बन जाएगा मेरे भाई अंडर रूट में, इसको लिख सकते हैं 2g/r, अलग कर देते हैं, m की जगह लिख देते हैं ये वाला चीज 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इंटू में लिख सकते हैं रो। एक आर से एक आर कट जाएगा मेरे भाई, एक आर से एक आर मेरे कट जाएगा, किसी को दिक्कत तो नहीं? तो अगर मैं पलायन वेग की बात लेकर चलूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अंडर रूट का 2g इंटू में, या फिर ऐसे लिख देता हूं डायरेक्टली 8/3 इंटू में कैपिटल G इंटू में r² इंटू में रो। किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस तरीके से हमारा मान निकला 8π/3 इंटू में GR² अपॉन रो, और 3 फॉर्मूले आपके पास निकल कर आए। हालांकि आप रट्टा नहीं भी मारोगे तब भी मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपके लिए पेपर करना आसान होगा, आपके लिए पेपर करना आसान होगा, आपके लिए पेपर करना आपके लिए आसान होगा। कुछ चीज अगर समझ में ना आए तो आप जरूर पूछें, मैं आपको उत्तर कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या होगा। चलो जी, अब आपकी एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे एक बात बताओ बेटा, एस्केप वेलोसिटी और रेडियस, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ मुझे। मुझे ये बताओ कि एस्केप वेलोसिटी रेडियस के त्रिज्या के समानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि क्या संबंध है? मैं जानना चाहता हूं एस्केप वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन। आप में से देखें जरा, किसको ये पता है कि कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल में आता है? क्या आपको कॉन्सेप्ट आता है? जरा मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल में आएगा, जरा सारी दिमाग लगा के मुझे बताओ कि इसका कौन से का फॉर्मूला क्या होगा। कोई बात नहीं तनु वर्मा, रो का साइन बना नहीं पाते हो, कोई बात नहीं, पी जैसा होता है, बस थोड़ा सा पी का एक चीज निकाल देते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं एस्केप वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन, यानी पलायन वेग और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? फॉर्मूला आपके पास है, जरा मुझे बता दो। आप में से कौन ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा है जो मुझे बता पाएगा कि क्या रिलेशन होता है? चलिए, ऐसा नहीं होता। वीई और आर के बीच में कुछ भी रिलेशन बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके न्यूमेरिकल में, आपके क्वेश्चन के अंदर किस चीज को कांस्टेंट दिया गया है, किस चीज को नियत मान दिया गया है, किस चीज को कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। कॉन्सेप्ट को समझो, ये अकेले पे डिपेंड नहीं करता। मेरी बात को समझो, अगर किसी क्वेश्चन में एम की वैल्यू यानी द्रव्यमान कांस्टेंट दिया होगा तो आप वी और आर की, क्योंकि कैपिटल जी तो कांस्टेंट होता है, तो इसका संबंध बनेगा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर जी कांस्टेंट दिया है तो वीई और आर का रिलेशन बनेगा। और अगर किसी क्वेश्चन में घनत्व की बात की है, डेंसिटी की बात की है, तो ये फॉर्मूला बनेगा। इसलिए आप रट्टा मत मार लेना कि इसके वेलोसिटी और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है। मेरे भाई तीनों रिलेशन बनते हैं। फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो तो फिजिक्स एबीसीडी नहीं है, बहुत अच्छे लेवल की फिजिक्स पढ़ना जरूरी है। एक बात समझो, फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़ा करो, बिल्कुल भी एबीसीडी मत पढ़ो। यकीन मानो इसलिए सारे बच्चे रह जाते हैं। और मेरे से जो लोग बच्चे पढ़ते हैं वो पूरे में से पूरे लगा कर आते हैं। ये समझ लीजिए 25 में से, ये समझो 25 ज्यादा लोग मारोगे, 22-23 से किसी के नंबर कम नहीं आते अगर आप एक बार मुझसे ढंग से पढ़ लेते हो। इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप इंडिया का कोई भी एग्जाम ले लो।
आप ये समझ के चलो कि इन दोनों का रिलेशन बनकर आता है, तो वीई और आर का क्या रिलेशन बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके न्यूमेरिकल में क्या चीज कांस्टेंट दी है, आपके पेपर में, आपके प्रश्न में क्या चीज कांस्टेंट दी है, क्या नियत मान दिया गया। अब अगर क्वेश्चन में बोला गया कि द्रव्यमान नियत रहे, मास कांस्टेंट रहे, तो ये लगा देना। अगर आपके क्वेश्चन में कहा जाए कि जी कांस्टेंट रहे, तो ये लगा देना। और अगर आपके क्वेश्चन में कहा जाए कि डेंसिटी कांस्टेंट है, तो ये रिलेशन लगा देना। ये डिपेंड करता है कि आपके पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया, और इस तरीके से तीनों क्वेश्चन बनते हैं। बोलो भैया जी। हाँ जी भैया जी, ठीक है। वीडियो को बैक करके, हाँ जी भैया, पहले बैकलॉग बेटा कंप्लीट कर लो। टीएम बराबर जी आर स्क्वायर कहाँ से आया बेटा, इसके लिए एक बार स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो। मुझे इसका उत्तर दे देना कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकला। आप मुझे उसका उत्तर दे देना। देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा। जरा मुझे बताना इस क्वेश्चन का आंसर, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकलेगा और कितना नहीं निकलेगा। क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, आप ये पढ़ लो। अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप क्वेश्चन को कितना आराम दी जाए, और जिसका मास डेंसिटी यानी जिसकी डेंसिटी यानी घनत्व कितना कर दिया जाए। मास डेंसिटी का मतलब डेंसिटी ही है। आपसे बोला गया घनत्व 4 से पूछा है पलायन वेग कितना हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में किसकी बात की है, डेंसिटी की। तो वो फॉर्मूला इस्तेमाल में आएगा जिसका घनत्व होगा, जिसमें डेंसिटी आता होगा। आप समझो यार, क्वेश्चन करने का तरीका समझो यार, आप बेसिक से समझो, चीजों को समझो। इस फॉर्मूले के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर वो फॉर्मूला इस्तेमाल में आएगा जिसके अंदर घनत्व की बात की गई होगी। एस्केप वेलोसिटी के 3 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल में आएगा, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट दिया गया है, किसका मान नियत दिया गया है। और ध्यान से देखो हमने क्वेश्चन कैसे किया है। हमें पता है पलायन वेग का फॉर्मूला, यहाँ घनत्व 4 गुना किया है, तो हमें पता है v बराबर कितना होता है, √2gm/r। इसको लिख सकते हैं m की जगह क्या लिख दिया, द्रव्यमान की जगह आयतन गुणा घनत्व यानी 4/3 πr³ × ρ। और यहाँ से लिख सकते हैं r², r को बाहर ले लिया, r √ρ। हमसे r को कितना किया गया है, r को कितना आधा किया है, और घनत्व का कितना किया, 4 गुना। इसकी जगह 4, इसकी जगह आधा रखेंगे तो कितना आएगा पलायन वेग, और सीधे सीधे कितना होगा 11.2। बताओ मुझे क्या दिक्कत है भैया जी। एनडीए का एक एक क्वेश्चन, आप किसी भी एग्जामिनेशन का एक एक क्वेश्चन बना सकते हो अगर आप पूरा बेसिक फिजिक्स को अच्छे से पढ़कर गए हो, इतना मैं बता दूं। हाँ लेकिन अच्छा पढ़कर गए हो। मेरे से अगर अच्छे बेसिक से लेकर एडवांस की उम्मीद रखते हो तो मेरे से हर बात सीख कर चलो कि क्या मतलब क्या है। ये क्वेश्चन बनाने आपके लिए कौन सी बात है भैया, आप लोग तो चीते हो फिर इस मामले में। तो क्वेश्चन नहीं पता शिवांगी कि कब से होगा कब से नहीं होगा, इस क्वेश्चन करते हैं। पहली बात, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये बात तो हम पढ़ चुके हैं। कितना होता है हमें पता है, 11.2। भैया क्लास 4 दिन की छूट गई है तो बेटा 4 दिन की क्लासेस पहले देखो, उसके बाद ही चीज़ों को करो, है ना। पहले बैकलॉग कंप्लीट करो अपना, ठीक है। तो पलायन वेग का मान कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। हम अगला चीज लिखें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब आप समझो पृथ्वी के लिए कितना ज्यादा है 11.2, और चंद्रमा के लिए मात्र कितना है 2.38। यानी अगर आपको चंद्रमा से बाहर कुछ भी फेंकना है तो कितने से फेंकना है, मात्र 2.38 यानी 2.38 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकोगे तो वो चंद्रमा से बाहर चला जाएगा और चंद्रमा पे कभी भी लौट कर नहीं आएगा। क्या, चंद्रमा पे कभी भी लौट कर नहीं आएगा। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो ये होगा। अगले की बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। ये कॉन्सेप्ट एनडीए के पीवाईक्यू में पूछा है। वाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, ऑन मून, चंद्रमा पर कोई भी वातावरण क्यों नहीं होता, चंद्रमा पर कोई भी वातावरण, चंद्रमा पे कोई भी वातावरण नहीं होता, क्यों। तो हमसे बोला गया है चंद्रमा पे कोई भी वातावरण क्यों नहीं होता है, ये हमें बता के चलना है कि चंद्रमा पे कोई भी वातावरण नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, अगर इसके उत्तर की बात लेकर चलूं तो बच्चों इसमें लगाया जाना है। तो इसका कारण क्या है, अगर मैं बात लेकर चलूं तो आपको पेपर में क्या लगाना है, बिकॉज एस्केप वेलोसिटी, इसमें पेपर में आंसर लगाना है एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज वेरी लेस। इसका कारण होगा क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग बहुत कम है, क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग बहुत कम है, कम है। चंद्रमा का पलायन वेग बहुत कम है। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज वेरी लेस। इसका भी कारण देता हूं थोड़ा डिटेल में, थोड़ा समझा के आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों। हम रटना तो है नहीं, हमें हर चीज समझना है। तो चलो इसका भी कारण देखते हैं ऐसा क्यों। बिकॉज सम गैसेस हैज हायर RMS velocity than escape velocity of moon. So they escape. क्योंकि कुछ गैसों का वेग, कुछ गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग चंद्रमा के पलायन वेग से अधिक होता है, अधिक होता है।
इसलिए वह चंद्रमा छोड़कर चली जाती है, इसलिए वे चंद्रमा छोड़कर छोड़कर चली जाती है, चली जाती है। चलिए भैया समझाता हूं अब इसका मतलब क्या है। देखो देखो गैस जो होती है, गैस के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम अणु कहते हैं, और ये अणु चलते हैं। अब मॉलिक्यूल एक तो है नहीं, अब अणु एक तो है नहीं, अणु कितने हैं, बहुत सारे हैं। गैस में कितने अणु हैं हमें पता नहीं, बहुत सारे हैं, कोई कोई सीमा तो है नहीं उसकी। तो अब इन सब की वेलोसिटी, इन सब का एवरेज निकालना है हमें। कितने, इतने सारे मॉलिक्यूल, हमने कहा 100 बिलियन है, तो इतने सारे का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है, एवरेज। अब भैया आप में और हम में हिम्मत तो है नहीं एवरेज निकालने की, तो एवरेज निकालने का एक तरीका होता है। एवरेज निकालने के कुल मिला के 3 तरीके हैं। जब आप मुझसे पढ़ोगे तो मैं आपको ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी चैप्टर यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में आपको तीनों सिखाऊंगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में समझ लो आरएमएस जो लिखा हुआ है ना, जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर यानी वर्ग माध्य मूल, ये समझ लो ये गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, गैस के अणुओं का वेग है। अब गैस के मॉलिक्यूल इतना तेज चलते हैं, अब क्या होता है, चंद्रमा से बाहर जाने के लिए कितना चाहिए, 2.38। और मैं आपको बताऊं जो गैस चलती है उसका वेग लगभग होता है 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड। गैसों की जो वेलोसिटी होती है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो गैसें इतना तेज चलती हैं, तो भैया चंद्रमा से बाहर जाने के लिए कितना चाहिए, 2.38। और भाई ये तो 4-5 है, तो ये चंद्रमा से ऊपर चली जाती है और चंद्रमा इनको रोक नहीं पाता। इसी कारण से चंद्रमा पे जब ये गैसें उठती हैं तो चंद्रमा को पार कर जाती है और चंद्रमा पे कभी लौट कर नहीं आती। लेकिन पृथ्वी से बाहर जाने के लिए कितना चाहिए, 11.2। और जब ये पृथ्वी पर चलती हैं तो पृथ्वी पर बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि पृथ्वी से बाहर जाने के लिए चाहिए 11.2, और इनकी वेलोसिटी, इनका वेग कितना है, मात्र 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड। इसलिए पलायन वेग से कम है, इसी कारण से एस की वेलोसिटी से कम है, इसी कारण से ठंडी होकर ऊपर नीचे आती है, फिर गर्म होकर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, और पृथ्वी पर वातावरण बना रहता है, जबकि चंद्रमा पर गैसें बाहर निकल जाती है और कोई वातावरण नहीं होता। इसी कारण से अगर कि चंद्रमा पे वातावरण क्यों नहीं है, व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, आपको आंसर हमेशा एस के वेलोसिटी लगाना पड़ेगा, पलायन वेग लगाना पड़ेगा, कि चंद्रमा पे पलायन वेग यानी एस के वेलोसिटी हमेशा कम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, और यही इसका कारण है। यही पेपर में पूछा गया था, जो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मुझे लगता नहीं कि किसी को भी दिक्कत रही होगी। मुझे लगता है कि आप लोग आराम से समझ सकते हैं कि भैया जी कितना होगा कितना नहीं होगा। मुझे बता के चलो, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। भैया बताओ मुझे, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी, बोलो भाई। ठीक है, ठीक है जी। तो ये सब था क्या, पलायन वेग। चलिए आइए चलते हैं एक हिस्से पे और जिसकी हम बात करते हैं, एक हिस्से पर और जिसकी हम बात करते हैं। अब आपने चंद्रमा का मुझसे पूछा है, तो एक काम करते हैं, यही चीज पढ़ लेते हैं कि भैया जी कहाँ कितना वेग है, कहाँ कितना वेग नहीं है। पहली बात जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, देखो बेटा मेरी बात समझो। तो बेटा अगर मैं बात लेकर चलूं स्मॉल जी फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के लिए बात लेकर चलूं तो पृथ्वी के लिए स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वैसे तो काफी बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक और बार, और पृथ्वी के लिए स्मॉल जी का मान इतना है। चलिए जी, अर्थ के सरफेस पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितना है। पार्टिकल क्या होते हैं यानी, पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, पार्टिकल क्या होते हैं, उधर कहां से पार्टिकल, कैसे पार्टिकल। आयुष चौहान सर कितने दिन चलेगा ये चैप्टर, यार मुझे नहीं पता। मेरा बस चले तो बेटा मैं एक एक दिन में एक चैप्टर खत्म करा दूं बेटा, और मैं तो कह रहा हूँ एक दिन में 2 चैप्टर करा दूं बेटा, मेरा अगर बस चले। बट यार क्या कर सकते हैं यार, एक तो पूरा कंटेंट भी पढ़ना है, और अगर मेरा दिल गवारा भी नहीं करता कि मैं कुछ छोड़ दूँ, क्योंकि फिर मान लो अगर पेपर में आ गया तो भाई तकलीफ किसे होगी। ये तो आपकी तो करियर का सवाल है ना। हम टीचर के लिए, हम टीचर्स के लिए, जितने टीचर्स हम पढ़ाते हैं, हम लोगों के लिए तो आप सिर्फ एक नंबर हो, सिर्फ एक नंबर हो। कितना, एक स्टूडेंट आया था जिसने पैसे भरे और चला गया, लेकिन जिसका पेपर निकला, जिसका करियर हुआ, आपके लिए तो वो पूरी जिंदगी है ना। तो बात इसकी नहीं है कि कब होगा कैसे होगा, बात इसकी है कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं उनसे क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, उनसे प्रश्न होगा कि। सिलेबस कराने वाले तो ऑनलाइन आपको हजारों टीचर मिल जाएंगे, आपको यकीन दिलाऊं सारे टीचर सिलेबस ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने में खत्म कर देते हैं। लगा हुआ हूं। मैं जितना मेहनत कर सकता हूं मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं ना। आपको क्योंकि मैं आपको बहुत, भैया जी इंपॉर्टेंट चैप्टर करवा दीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर ही करवा रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण कर रहा हूं, इसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स करा रहा हूं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी करा रहा हूं, वही चैप्टर करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आएगा इसलिए करा रहा हूं। उन पर 4 या 5 से सर वैसे अर्थ के लिए नहीं है, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, नहीं बेटा यानी ये गैसेस किया, गैसेस की हर जगह सेम है, 4 से 5 ही है बेटा। ठीक है, तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो मेरे कहने का मतलब ये, समझो मेरी बात को। तो अब दूसरी बात निकल कर आती है कि चंद्रमा के लिए जी का मान कितना होता है, जी फॉर मून। अगर चंद्रमा के लिए बात लेकर चलूं कितना होगा, तो चंद्रमा के लिए जी का मान, चंद्रमा के लिए जी का मान कितना होगा, तो चंद्रमा के लिए जी का मान 9.8 डिवाइडेड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यानी चंद्रमा पे जी का मान 6 गुना कम हो जाता है, यानी आप डिवाइडेड बाय 6 लिख सकते हैं। तो वहां पर कितना हो जाता है, 6 गुना कम हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, 6 गुना कम हो जाता है। तो क्या हो जाता है बच्चों, 6 गुना कम हो जाता है। तो क्या हो जाता है बच्चों, 6 गुना कम हो जाता है। बात समझ आ रही? तो आप देखेंगे चंद्रमा पे जी का मान क्या हो जाता है, 6 गुना कम हो जाता है। संजना हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। मैंने आपके पास कॉल की थी, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ आपसे बात ही हो रही है। अच्छा जी ठीक है रजनी, हाँ मुझे याद है तुम्हारा कॉल आया था। तीसरी बात, अरे मैं तुम लोग ऐसे क्यों समझते हो यार, तुम लोग ये समझ लो कि बड़े भाई पढ़ा रहा है तुम्हें, टेंशन क्यों लेनी यार। तीसरा पॉइंट, तीसरी बात की बात लेकर चलते हैं, ठीक है जी। संजना बाद में डिस्कशन करेंगे इस बात का, अभी तो आप बस सुन लो। अगर मैं बात लेकर चलूं तीसरा, हम जानना चाहते हैं जी का मान 0 कहां होता है। तो बेटा जी का मान 0 कहां होता है, आपको ये बात बता दूं भैया जी। पहली बात तो जी का मान 0 सिर्फ एक ही जगह होता है, और वो कब होता है, अनंत पर, ओनली एट इन्फिनिटी।
कहाँ होता है जी का मान, और कहीं भी स्मॉल जी की वैल्यू जीरो नहीं होती, सिर्फ एक ही जगह जीरो होती है, इसका मान क्या होता है अनंत पर। कहाँ होता है अनंत पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जी का मान कहाँ जीरो होता है, तो आपको क्या लगाना, इन्फिनिटी पर जी की वैल्यू कितनी है, जीरो है। आप बोले और कहीं नहीं होती स्मॉल जी की वैल्यू जीरो, और कहीं नहीं होती स्मॉल जी की वैल्यू जीरो। क्यों होगी स्मॉल जी की वैल्यू जीरो भाई, नहीं होती कहीं पर। तो भैया जी आपने कहा सर जी कैसे, अरे भैया जी जी बराबर जी एम बाय आर स्क्वायर, आर की जगह इन्फिनिटी डाल दोगे बेटा तो क्या जी का मान जीरो नहीं हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर होगा। दूसरी बात लेकर चले तो शिवांगी बेटा मेरे को नहीं पता कि क्यों ऐसा दिखाते हैं, वर्क एनर्जी पावर कभी है, मैं तो हमेशा ही बता देता हूँ। चलो ठीक है, तो आप ये समझो सर, आप कतई खतरनाक समझाते हैं। अरे भैया जी धन्यवाद, तुम लोग तारीफ तो इतनी यहाँ पे करते हो और पीठ पीछे क्या करते हो ये डिपेंड करता है भाई, भगवान देख रहा है यार। ठीक है चलो, पीठ पीछे भी तारीफें कर लिया करो यार, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है पढ़ा। चलिए जी तीसरी बात, अब आप बोले नहीं जी मास्टर जी हमारे तो टीचरों ने पढ़ाया। अरे भैया तुम्हारे टीचरों ने जो पढ़ाया उसके बारे में बात कर लेते हैं, परंतु हमें स्मॉल जी जीरो बहुत जगह पर फील होता है, बहुत जगह फील होता है, महसूस होता है। महसूस मतलब फील होता है, यानी फील होता है। आप बोले सर फील में क्या अंतर है, मतलब फील में कहने का मतलब वास्तविकता में नहीं होता है, पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जी का मान जीरो है, हालांकि पेपर में आएगा तो लगा के जाना है जी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर भी जी का मान जीरो होता है। कहाँ कहाँ पर, पहली सिचुएशन पहली बात लेकर चलो कहाँ पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर सेंटर ऑफ अर्थ पर। यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या जीरो महसूस होती है, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर। और कहाँ जीरो महसूस होती है बेटा, और दूसरी चीज महसूस होती है एट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, तो आपसे एट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कहने का मतलब ये हुआ कृत्रिम उपग्रह पर, कृत्रिम उपग्रह पर। कहाँ पर, कृत्रिम उपग्रह पर, तो कृत्रिम उपग्रह पर, कृत्रिम उपग्रह पर। तो आप बोले सर कृत्रिम उपग्रह पे कैसे, कृत्रिम उपग्रह पे, अरे भैया जी कृत्रिम उपग्रह पे कैसे ये भी बता दूं, ऐसी क्या बात है भैया, सुन लो मेरी बात। ये मेरी पृथ्वी है बेटा, इसके पूछे ऊपर चारों तरफ क्या घूम रहा है, कृत्रिम उपग्रह। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, इस कृत्रिम उपग्रह पे परिणामी बल कितना है, यानी एफ नेट की वैल्यू कितनी है, इस पर एफ नेट की वैल्यू कितनी है, इस पे मुझे बताना है परिणामी बल कितना है। बेटा अगर परिणामी बल निकालना हो इस पर, तो मुझे एक बात बताओ, क्या अंदर की तरफ एक बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण जिसका नाम होगा mg, और एक बाहर लगेगा जिसका नाम होगा mv स्क्वायर बटा आर। अब आप बोले सर जी ये दोनों क्या है, अरे ये था सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्री बल, और ये क्या होता है सेंट्रीपिटल अभिकेंद्री बल। क्या सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगेंगे, एक अंदर खींच रहा है एक बाहर खींच रहा है, दोनों बराबर खींच रहे, इसी कारण से तो ना मैं अंदर जा रहा ना बाहर जा रहा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस पर एफ नेट की वैल्यू जीरो होगी, और बेटा अगर परिणामी बल जीरो होगा तो मतलब mg जीरो होगा, और m तो कभी जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब जी जीरो होगा। वास्तविकता में आपको महसूस होता है, आपको फील होता है कि जी का मान जीरो है। इसका कारण ये है क्योंकि जितना फोर्स अंदर लगता है उतना ही फोर्स बाहर लगता है, जितना बल अंदर लगता है उतना ही बल आपको बाहर भी देखने को मिलता है। ठीक है जी, इसी कारण से ऐसा होता है। तो आपको परिणामी, तो अगर आप इसके ऊपर उपग्रह के ऊपर खड़े हो जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि सर जी मेरा तो वजन जीरो है, क्योंकि जितना बल इधर है उतना बल इधर है, जितना फोर्स इस तरफ उतना फोर्स। तो एफ नेट की वैल्यू जीरो, और अगर एफ नेट जीरो मतलब एम जी जीरो, और एम जी जीरो इसका मतलब क्या, जी जीरो। यानी कहने का मतलब है इस जगह पर कितना होता है, जी की वैल्यू जीरो होती है। बता भैया जी संजना सर मुझे पहली बार फिजिक्स इतनी अच्छी से समझ में आई है, अब सिर्फ आपसे ही फिजिक्स पढ़ना, किसी की फिजिक्स समझ में नहीं आती भाई। संजना मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी मेरे साथ दिल लगा के पढ़ लेना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको किसी और की फिजिक्स आ ही नहीं सकती अच्छी, लग ही नहीं सकती अच्छी। खासकर डिफेंस की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं बात कर रहा हूँ अपने डिफेंस पोर्शन की। क्योंकि अगर आपको सच में एग्जाम या पेपर निकालने में इंटरेस्ट है और आपको मजा आता है फिजिक्स पढ़कर, तो यकीन मैं आपका फिजिक्स डेवलप कर सकता हूँ, मैं आपका इंटरेस्ट डेवलप कर सकता हूँ, आपको मजा दिला सकता हूँ कि हाँ सर फिजिक्स मुझे अच्छी लगने लगी है, जब आपके क्वेश्चन होने लगे, आपके प्रश्न होने लगे, और यकीन मानो वही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। तो आप ये कहें कि सर जी जीरो क्यों हुआ, तो मैंने आपको कारण बताया क्योंकि एफ नेट जीरो है, परिणामी बल नहीं है, क्योंकि एक बल अंदर है एक बल बाहर है, और दोनों बलों का परिणामी बल जीरो। एफ नेट जीरो मतलब एम जी जीरो, और एम तो कभी जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब जी का मान जीरो हो गया। यानी सीधी सी बात है जी जीरो महसूस होता है। और कहां पर महसूस होता है, फ्री फॉल पे, यानी मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में, फ्री फॉल पर यानी मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में। आपने ये लिफ्ट वाले में पढ़ा था, और लिफ्ट वाले में मैंने आपको बताया था कि जब कोई लिफ्ट नीचे गिरती है तो ऊपर नीचे के बल बराबर हो जाते हैं, और इस जगह पे भी कितना होता है, जीरो होता है। ये आपने लिफ्ट का केस में पढ़ा था। तो कुल मिला के इन जगह पर आपको महसूस होती है कि जी का मान कहाँ है, जीरो है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई, तो जी का मान इतनी जगह पर क्या होता है, जीरो होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ जी एलटी बॉय, सर मैं कॉपी के साथ और दिमाग लगाकर पढ़ता हूँ तो दिल आप फिजिक्स पढ़कर, अरे भैया जी थैंक यू एलटी बॉय तारीफ के लिए। ठीक है जी, तो अब ये समझ में आया कि यहाँ पर भी जी का मान क्या है, जीरो है। एक और बात बताता हूँ जो आपको शायद कभी ना बताई गई हो। एक बात, क्या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी जी जीरो है, क्या पृथ्वी और चंद्र, भाई कॉन्सेप्ट पढ़ो रट्टा मत मारो। जी की वैल्यू क्यों जीरो हो रही है इन सब जगह पर, क्योंकि एफ नेट जीरो है, परिणामी बल जीरो है। मुझे सोचकर बताओ, क्या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर कोई परिणामी बल नहीं होगा, एफ नेट नहीं होगा, और अगर एफ नेट नहीं है इसका मतलब जी जीरो। कंसेप्ट तो यही है ना यार, इन सब में कॉन्सेप्ट तो यही है ना। कॉन्सेप्ट है हमें बताना है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी क्या बिंदु होगा, बिल्कुल। तो चौथा पॉइंट जहां पर जीरो होगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच। आप बोले सर इनके बीच में, अरे किन्हीं भी दो ग्रह के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, चंद्रमा के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच। ये रहा पृथ्वी, ये रहा चंद्रमा, इन दोनों के बीच में जोड़ने वाली लाइन हो गई ये। इसका मान हो गया कैपिटल एम, इसका मान हो गया स्मॉल एम, ये हो गया अर्थ, ये हो गया मून। आप बोले सर कहां होगा, तो स्मॉल जी की वैल्यू छोटे वाले के पास में होगी। अगर टोटल दूरी को आप एल मान लें, तो टोटल दूरी को अगर आप एल मान लें, तो ये जो x दूरी है, आप x दूरी निकाल सकते हैं कितनी होगी। x निकालने का फॉर्मूला होगा, जिससे दूरी निकाल रहे हो उसका ऊपर आएगा नीचे, नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ m,
प्लस में आएगा अंडर रूट ऑफ स्मॉल m, इंटू में क्या आएगा l, ये फॉर्मूला होगा। और इस शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में भी एक ऐसा बिंदु होगा जहां स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जी हाँ, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी स्मॉल जी की वैल्यू 0 होगी, और ये सारे वो बिंदु हैं जहां पर स्मॉल जी का मान कितना होता है, 0 होकर चलता है। हाँ जी भैया जी, ठीक है जी। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? तनु वर्मा, PYQs मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, आप यूट्यूब पे ही देखिएगा। सिलेबस से खत्म कराने के बाद में नहीं, सिलेबस के साथ में कराऊंगा। सर WP ही चलेगा क्या हमेशा 45 दिन तक? टोटल है प्लीज़ सर। अंकित, सर डब्ल्यू भैया मुझे नहीं पता कि क्यों चल रहा है ऐसा 45 दिन तक, मेरा कोई इरादा नहीं है आपको WP ही चलाने का, है ना। WP ही इतने 45 दिन तक चलाने का मेरा कोई इरादा नहीं है ना। बाकी आप लोग कॉल करके जरूर बता दीजिएगा कि WP नहीं है, ठीक है। बट सर मून और अर्थ के बीच में तो फोर्स लगता है ना। अरे भैया जी, आपने वो पढ़ा एल्टी बॉय, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा है, स्थिर विद्युतीय। आप मुझे बताओ, क्या दो आवेशों के बीच में एक पॉइंट आता है जहां पे फोर्स 0 होता है? क्या प्लस क्यू और माइनस 9 क्यू के बीच में नहीं होगा फोर्स 0? तो भाई बिल्कुल वही तो चीज है। जैसे प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, उनके बीच में फोर्स 0 होता है, वैसे यहां भी तो दो चीजें आकर्षित कर रही हैं, क्या इनके बीच में नहीं होगा? वही फॉर्मुला है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो कुल मिला के वही फॉर्मुला है, वही सब कुछ है। आप तो अपने पेपर के लिए बस इतना याद रख लो कि इन दोनों के बीच में क्या है, एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर भी गुरुत्वाकर्षण का बल 0। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा इंडिया के कोई एग्जाम में कॉन्सेप्ट नहीं बनता जितना मैं बता रहा हूं। आप ये समझ लो, स्मॉल जी बराबर 0 पे और कुछ बनता ही नहीं है। जितने क्वेश्चन बन सकते थे सब बता दिए, कहां 0 होता है, कहां कितना होता है, कितनी बातें होती है, सब कुछ बात। सर आप BSc के लिए फिजिक्स पढ़ाते हैं? क्योंकि मैं BSc फिजिक्स, बेटा मेरे पास डिमांड तो बहुत आ रही है, बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि BSc के फिजिक्स पढ़ा दो, पर देखेंगे बेटा आगे चल के, कभी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी, LT बॉय पढ़ाया तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट सीखिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, कक्षीय वेग कहकर चलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कक्षीय वेग कहकर चलते हैं। इसको क्या कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं। बोलो भैया जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। बोलो भैया जी। हाँ जी बोलो। चलिए ठीक है। हाँ जी सुमित विद्यार्थी बोलो, कोई दिक्कत? नितिन तुम लोग की तो, मेरे पास मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है, और मैं आपसे कहता हूं कि पृथ्वी है ये, और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर चीजें लगा रही हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, कोई चीज चक्कर लगा रही है। मान लीजिए ये चक्कर लगा रही है, ये चीज चक्कर लगा रही है। एक बात समझना, अगर मैं पृथ्वी की बात लेकर चलूं, अगर ये पृथ्वी है, मेरी बात को समझना, अगर ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो मेरी बात समझ के चलना, क्या पृथ्वी हमेशा इसी पर चक्कर लगाएगी या अपना कभी रास्ता बदलेगी? वैसे गोल चक्कर लगाती नहीं है, पर अब मान लो, आप कोई भी चीज मान लो, आप सैटेलाइट मान लो, कोई भी चीज मान लो, उपग्रह मान लो, अगर ये चक्कर लगाती है तो मेरी बात बताना, एक निश्चित रास्ता जिस पर कोई उपग्रह या उपग्रह चक्कर लगाता है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट मतलब कक्ष क्या होता है, सबसे पहले बेसिक समझो, ऑर्बिट क्या होता है। नहीं बेटा मैं 10 बजे तक तो नहीं, क्लास बस खत्म करने वाला हूँ यार, ठीक है। ठीक है मयंक सिंह राजपूत, ठीक है, कमेंट की ऐसी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। कक्षी वेग, तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसके बारे में, तो कक्षी वेग मतलब क्या होता है, इतनी सी बात है। चलो भैया जी ठीक है, बस यार थोड़ा बस करेंगे हम, अब ज़्यादा भी नहीं करेंगे, बस करेंगे क्लास को, ठीक है। तो कक्षी वेग का मतलब है एक निश्चित रास्ता जिस पे कोई उपग्रह या ग्रह चक्कर लगाता है, यानी फिक्स्ड पाथ ऑन विच अ सैटेलाइट और प्लेनेट रिवॉल्व। जैसे आप कहें, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, आपका रास्ता तो एक ही है ना। तो जो फिक्स्ड पाथ होता है, जिस निश्चित रास्ते पर कोई चीज चक्कर लगाती है हमेशा, पृथ्वी हर साल इधर ही आती है, हर साल इधर ही आती है, तो वो क्या कहलाएगा, कक्ष कहलाएगा। अब हर ऑर्बिट की खुद की एक वेलोसिटी होती है, एक वेग होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षी वेग कहते हैं। बताइए क्या बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब बाकी काम करते हैं, अगले टर्न ही पढ़ेंगे, ठीक है, अगले टर्न ही पढ़ेंगे, ठीक है जी। कल की क्लास में बोल दूंगा, कल की क्लास का, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको